हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं की मांगे अनसुनी, 10 सितंबर से सीएम आवास के सामने अनिश्चितकालीन धरना की घोषणा। झारखंड प्रदेश आंगनबाड़ी वर्कर्स यूनियन के कार्यकारी अध्यक्ष बाल मुकुंद सिन्हा ने कहा कि सेविका सहायिकाओं को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाना चाहिए। रिटायर होने पर न्यूनतम 5 लाख रुपए का आर्थिक लाभ और मानदेय की आधी राशि बतौर पेंशन मिलनी चाहिए। इसके साथ ही एफआरएस यानी फेस रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम पर आधारित प्रणाली से हो रही तकनीकी परेशानियों को तत्काल समाप्त किया जाए। इसके अलावा सेविकाओं को बीएलओ और दूसरे गैर आंगनबाड़ी कार्यों से मुक्त किया जाए। यूनियन के कार्यकारी अध्यक्ष बाल मुकुंद सिन्हा का कहना है कि 62 की आयु होते ही सेविकाओं को सेवा से बाहर किया जाता है। इसके बदले उन्हें किसी तरह का सेवानिवृत्ति लाभ या पेंशन नहीं दिया जाता है, जिसकी वजह से उनका आगे का जीवन और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। उन्होंने बताया कि सरकार ने मांगे को पूरा नहीं किया तो रांची में अनिश्चितकालीन धरना दिया जाएगा। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से सेविकाओं की समस्याओं पर तत्काल गौर कर सकारात्मक निर्णय लेने की अपील की है। साथ ही प्रतिनिधिमंडल के मांग पत्र पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का भी आग्रह किया है। बता दें कि झारखंड में 80,000 आंगनबाड़ी सेविका सहायिका हैं। इनकी तकलीफ इस बात को लेकर है कि 62 साल की उम्र होते ही उनको काम से बाहर कर दिया जाता है। इनकी मांग है कि पश्चिम बंगाल की तर्ज पर 5 लाख रुपए का आर्थिक लाभ और मानदेय की आधी राशि पेंशन के रूप में दी जाए। इससे पहले 8 सितंबर को अनिश्चितकालीन धरना की घोषणा की गई थी, जिसको स्थगित कर 10 सितंबर कर दिया गया है। 10 सितंबर को सुनवाई। दिसंबर तक नगर निकायों में चुनाव करा लेने का सरकार देगी आश्वासन। राज्य में नगर निकाय के चुनाव को लेकर 10 सितंबर को झारखंड हाईकोर्ट में महत्वपूर्ण सुनवाई है। निकाय चुनाव को लेकर बुधवार को जस्टिस आनंद सेन की अदालत में होने वाले सुनवाई को काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस सुनवाई के दौरान निकाय चुनाव को लेकर सरकार की ओर से स्थिति स्पष्ट की जाएगी। आधिकारिक जानकारी के अनुसार राज्य सरकार की ओर से हर साल में दिसंबर तक चुनाव करा लेने का कोर्ट में आश्वासन दिया जाएगा। नगर विकास विभाग एवं मुख्य सचिव द्वारा अदालत में निकाय चुनाव को लेकर फ्लो चार्ट प्रस्तुत किया जाएगा। उसमें बताया जाएगा कि चुनाव कराने के लिए राज्य सरकार की ओर से अब तक क्या क्या कार्रवाई की गई है। मसलन ओबीसी आरक्षण को लेकर ट्रिपल टेस्ट करा लिया गया है। अब मतदाता सूची का विखंडन, आरक्षण रोस्टर का निर्माण व अन्य तैयारियां शामिल है। इसके लिए राज्य सरकार कोर्ट से दिसंबर महीने तक समय मांग सकती है। वैसे आधिकारिक सूत्रों का कहना है कि राज्य सरकार नवंबर तक चुनाव कराने का मन बना चुकी है। यहाँ मालूम हो कि निकाय चुनाव को लेकर दायर अवमानना वाद पर 2 सितंबर को न्यायमूर्ति आनंद सेन की अदालत में सुनवाई हुई थी। सुनवाई के दौरान मुख्य सचिव अलका तिवारी और नगर विकास सचिव सुनील कुमार सासरी अदालत में उपस्थित हुए थे। नगर निकाय चुनाव को लेकर झारखंड हाईकोर्ट के आदेश की अनदेखी किए जाने पर अदालत ने कड़ी टिप्पणी की है। साथ ही 10 सितंबर को नगर निकाय चुनाव को लेकर हाईकोर्ट के आदेश की अनदेखी किए जाने पर अदालत ने कड़ी टिप्पणी की थी। साथ ही 10 सितंबर को सुनवाई की अगली तिथि तय करते हुए अदालत ने मुख्य सचिव को चुनाव कराने के लिए टाइमलाइन प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। लातेहार के चंदवा में स्कूल जाते समय सड़क हादसा, कार बाइक की टक्कर में 9वीं की छात्र की मौत, दूसरा रिम्स रेफर। लातेहार जिले में सोमवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। चंदवा थाना क्षेत्र के चीरो मोड़ के पास NH 39 पर कार और बाइक की टक्कर में एक छात्र की मौत हो गई। राजकीय कृत +2 उच्च विद्यालय चंदवा के 9वीं कक्षा के छात्र पीयूष सिंह और कुलेश्वर सिंह बाइक से स्कूल जा रहे थे। इसी दौरान रांची की तरफ से आ रही टाटा नेक्सॉन कार से उनकी टक्कर हो गई। हादसे में पीयूष सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। कुलेश्वर सिंह को गंभीर हालत में पहले चंदवा स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद उसे रांची रिम्स रेफर कर दिया गया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों वाहनों का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। कार में लातेहार स्थित पंजाब नेशनल बैंक के कर्मचारी सवार थे, जो हादसे के बाद फरार हो गए। चंदवा थाना प्रभारी रणधीर सिंह ने दोनों वाहनों को जब्त कर लिया। मामले की जानकारी है कि मृतक पीयूष के पिता अमर सिंह ने बताया कि एक रिश्तेदार ने बाइक घर पर छोड़ी थी, जिससे दोनों बच्चे स्कूल जा रहे थे। सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का रिजल्ट संशोधित। झारखंड हाईकोर्ट के आदेश पर जेएसएससी ने झारखंड प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का रिजल्ट को
संशोधित कर दिया है। आयोग द्वारा सोमवार को अपने वेबसाइट पर संशोधित रिजल्ट जारी कर दिया गया है। उसमें कहा गया कि जेटेट में प्राप्त आरक्षण के आधार पर अपने आरक्षण कोटि में उत्तीर्ण अभ्यर्थी को अनारक्षित कोटि से अपने आरक्षण कोटि में स्थानांतरित करते हुए संशोधित परीक्षा फल प्रकाशित किया जा रहा। मालूम हो कि हाईकोर्ट ने इस मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई करते हुए स्कूली शिक्षा विभाग को संशोधित रिजल्ट जारी करने का आदेश दिया था। रांची वासियों को जल्द मिलेगा 3 नए फ्लाईओवर का तोहफा, सीएम ने की समीक्षा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में रांची शहर के लिए प्रस्तावित 3 महत्वपूर्ण फ्लाईओवर के कार्य योजना एवं डिजाइन की समीक्षा की। साथ ही प्रेजेंटेशन पर पथ निर्माण विभाग के वरीय अधिकारियों के साथ विचार विमर्श भी किया। सीएम ने प्रस्तावित हरमू शाहजानंद चौक से एससीबी कार्यालय तक बनने वाले फ्लाईओवर परियोजना का विस्तृत प्रेजेंटेशन देखा। अधिकारियों ने कहा कि हरमू फ्लाईओवर का निर्माण ट्रैफिक जाम की समस्या को कम करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। पथ विभाग के अफसरों ने बताया कि हरमू शाहजानंद चौक से एससीबी कार्यालय तक बनने वाले फ्लाईओवर परियोजना का टेंडर प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है। सीएम ने अरगोड़ा चौक से कठल मोड़ एवं करमटोली चौक से साइंस सिटी तक बनने वाले फ्लाईओवर निर्माण परियोजना से संबंधित प्रेजेंटेशन की विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत चर्चा की। इन फ्लाईओवर की महत्ता को देखते हुए कई आवश्यक दिशा निर्देश भी अधिकारियों को दिए। कहा कि जल्द उक्त फ्लाईओवर निर्माण के लिए एक बेहतर कार्य योजना बनाते हुए डीपीआर तैयार किया जाए। इस योजना को मूर्त रूप देने की दिशा में अग्रतर कार्रवाई करे। मुख्यमंत्री ने प्रस्तावित फ्लाईओवर अरगोड़ा चौक के ऊपर गोल चक्कर बनाने का निर्देश दिया है। कहा कि अरगोड़ा चौक में गोल चक्कर निर्माण से कई महत्वपूर्ण सड़कें आपस में कनेक्ट हो जाएगी, जिससे लोगों को आवागमन में काफ़ी सुविधा मिलेगी। मुख्यमंत्री ने करमटोली चौक से साइंस सिटी तक एलिवेटेड फ्लाईओवर 4 लेन परियोजना का प्रेजेंटेशन देखा। झारखंड में कमजोर पड़ा मानसून, 12 सितंबर तक रुक रुक कर होती रहेगी वर्षा, वज्रपात की चेतावनी। झारखंड के कुछ जगहों पर गर्जन के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा होने की संभावना है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के रांची स्थित मौसम केंद्र ने यह जानकारी दी है। कहा कि अगले 3 दिन के दौरान अधिकतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव होने की संभावना नहीं है। इसके बाद अगले 2 दिन में इसमें 2 से 3 डिग्री की गिरावट आ सकती है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के रांची स्थित मौसम केंद्र ने समूचे झारखंड के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग ने कहा है कि झारखंड में 12 सितंबर तक राज्य में कहीं कहीं गर्जन और तेज हवाओं का झोंका चलेगा। कुछ जगहों पर वज्रपात होने की संभावना है। मौसम केंद्र ने कहा कि आंधी की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे रहने का अनुमान है। मंत्री इरफान अंसारी को फिर मिली जान से मारने की धमकी, मामला दर्ज, जांच में जुटी पुलिस। बोकारो जिले के दौरे पर पहुंचे मंत्री इरफान अंसारी को फोन पर जान से मारने की धमकी मिली है। मंत्री ने सिटी थाना में मामला दर्ज कराया है। मामले की जांच में बोकारो पुलिस जुट गई है। मंत्री इरफान अंसारी के मुताबिक धमकी देने वाले ने कहा कि तुम्हें बहुत जल्द उड़ा देंगे, तुम बस इंतजार करो। इस मामले की जानकारी पुलिस को मिलते ही हरकत में आई और जांच में जुट गई है। बोकारो के सर्किट हाउस में मीडिया से बात करते हुए मंत्री ने यह जानकारी दी। धमकी मिलने के बाद मंत्री ने सिटी थाना में मामला दर्ज करवाया है। इस संबंध में मंत्री ने कहा कि हम डरने वाले नहीं। कानून व्यवस्था पर सवाल के बारे में पूछे जाने पर बोले, उत्तर प्रदेश से अगर धमकी दी जा रही तो इसमें झारखंड का क्या दोष है। पूरी घटना के बारे में बताते चले कि झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री एवं आपदा प्रबंधन मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी रविवार देर रात बोकारो सर्किट हाउस में ठहरे थे। उसी दौरान उन्हें एक अज्ञात मोबाइल नंबर से कॉल आया। मंत्री के अनुसार कॉल करने वालों ने पहले अपशब्दों का इस्तेमाल किया, फिर देख लेने की धमकी दी और फिर जल्द ही उड़ा देने की बात कही। धमकी भरे लहजे में कहा गया कि तुम बस इंतजार करो, तुम्हें बहुत जल्द उड़ा देंगे। मंत्री ने तत्काल पुलिस को सूचित किया है। रांची में गोलीबारी कांड का खुलासा, 6 अपराधी गिरफ्तार, 3 हथियार और वाहन बरामद। रातू थाना क्षेत्र के झाखरा टांड में रविवार को हुई गोलीबारी कांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इस घटना में एक व्यक्ति की मौत और एक अन्य गंभीर रूप से घायल हुआ था। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए कुल 6 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 3 देसी पिस्टल, जिंदा कारतूस, 1 मोटरसाइकिल, 1 कार और मोबाइल फोन बरामद किया गया है। पुलिस के मुताबिक घटना 7 सितंबर की शाम को हुई थी, जब अज्ञात अपराधियों ने प्रदीप लोहरा उर्फ चरकू के घर पर धावा बोला।
गोलियों की बौछार में हजारीबाग के रवि कुमार की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि राजबल्लभ गोप नामक व्यक्ति घायल हो गया। जांच में सामने आया कि इस हमले की साजिश कुणाल कुमार उर्फ बसंत यादव ने रची थी। कुणाल का झाखराटांड निवासी राजबल्लभ गोप से पुराना विवाद था। करीब 1 साल पहले राजबल्लभ ने कुणाल के पिता से मारपीट की थी, जिसके बाद से कुणाल बदला लेने की फिराक में था। इसी रंजिश को खत्म करने के लिए उसने अपने साथियों की मदद से 5 लाख रुपए की सुपारी देकर योजना बनाई। जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल की ओपीडी का समय बदला। अब सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक होगी सेवा। उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी के निर्देश पर महात्मा गांधी मेमोरियल एमजीएम अस्पताल जमशेदपुर की समय सारणी में बदलाव किया गया है। अब अस्पताल की ओपीडी सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक संचालित होगी। यह निर्णय नागरिक की सुविधा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, ताकि मरीजों को समय पर और बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल सके। उपायुक्त ने अस्पताल प्रबंधन को स्पष्ट निर्देश दिया कि नई कार्य अवधि का पूरी तरह से पालन किया जाए और इलाज के लिए आने वाले मरीजों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। सीएम हेमंत ने कहा, शहीदों का बलिदान हमें सामाजिक न्याय, समानता व लोकतंत्र की राह पर चलने की देता है प्रेरणा। गोवा शहीद दिवस पर सीएम हेमंत सोरेन ने शहीदों को नमन किया। सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि गोवा गोलीकांड हमें संघर्ष तथा हमारे पुरखों के हक, अधिकार और सम्मान के लिए किए गए वीरता और बलिदान की याद दिलाता है। उनका बलिदान हमें सामाजिक न्याय, समानता और लोकतंत्र की राह पर चलने की प्रेरणा देता है। गोवा गोलीकांड शहादत दिवस पर राजस्व मंत्री दीपक बिरुवा ने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस कार्यक्रम में काफ़ी संख्या में स्थानीय लोग, जनप्रतिनिधि और सामाजिक संगठनों के सदस्य मौजूद थे। इस दौरान सभी ने शहीदों की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा। गिरिडीह में खंडोली बचाव के बैनर तले सोमवार को जल समाधि लेने पहुंचे ग्रामीणों को पुलिस ने बाहर निकाला। खंडोली बचाओ आंदोलन अब लगातार उग्र होता जा रहा। सोमवार को बड़ी संख्या में ग्रामीण बरियारपुर स्थित खंडोली डैम पहुंचे और जल समाधि लेने का प्रयास किया। जैसे ही ग्रामीण पानी में उतरे, प्रशासन अलर्ट हो गया। मौके पर मौजूद पुलिस बल ने पहले उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन बात न मानने पर सभी को जबरन पानी से बाहर निकाला गया। ग्रामीणों ने खंडोली डैम से जुड़ी 8 सूत्रीय मांगों को प्रशासन के सामने रखी है। इसमें प्रमुख मांग डैम का सीमांकन कर रैयतों की जमीन वापस करना। ग्रामीणों का कहना है कि वर्ष 1952 में डीबीसी के लिए जमीन अधिग्रहित की गई थी, लेकिन अब डैम की सीमा बढ़ाकर कई किसानों की निजी जमीन भी कब्जे में ले ली गई है। ग्रामीणों का आरोप है कि अधिग्रहण से संबंधित कागजात प्रशासन अब तक उपलब्ध नहीं करा पाया है। माधवाडीह के मुखिया सादिक अंसारी और जेएलकेएम केंद्रीय सचिव नगेंद्र चंद्रवंशी ने बताया कि ग्रामीण लंबे समय से अपनी जमीन की वापसी की मांग कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन सिर्फ आश्वासन देकर मामले को टाल रहा। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर 15 दिनों के भीतर ठोस कदम नहीं उठाए गए तो ग्रामीण जल समाधि जैसे कठोर आंदोलनात्मक कदम उठाने को बाध्य होंगे। झारखंड हाईकोर्ट ने पूछा, एफएसएल के निदेशक समेत अन्य पदों पर नियुक्ति क्यों नहीं हो रही। फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी एफएसएल के निदेशक, सहायक निदेशक और वरीय वैज्ञानिक की नियुक्ति के मामले में हाईकोर्ट ने जेपीएससी को जवाब दाखिल करने का निर्देश देते हुए जेपीएससी से पूछा कि इन पदों पर नियुक्ति नहीं किए जाने का क्या कारण है और इस मामले में अभी तक जवाब क्यों नहीं दाखिल किया जा सका है। हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय और जस्टिस प्रदीप कुमार श्रीवास्तव की अदालत में इस मामले की सुनवाई हुई। अदालत ने इस मामले में अगली सुनवाई के लिए 8 अक्टूबर की तिथि निर्धारित करते हुए जेपीएससी को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। दरअसल हरि महतो उर्फ रोहित महतो की आपराधिक अपील याचिका पर सुनवाई के दौरान यह बात सामने आई कि फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी से रिपोर्ट आने में देर हो रही। अदालत को बताया गया कि फिलहाल निदेशक काम चलाओ व्यवस्था के तहत काम कर रहे। निदेशक की नियमित नियुक्ति नहीं की गई, ना ही सहायक निदेशक है, ना ही वरीय वैज्ञानिक ही। इसके अलावा कई अन्य पद खाली है। इस पर कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए झारखंड लोक सेवा आयोग को प्रतिवादी बनाते हुए उन्हें फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर प्रगति रिपोर्ट दायर करने को कहा था। फुटपाथ दुकानदारों ने नगर निगम का किया घेराव, संवैधानिक अधिकारों की मांग। रांची के फुटपाथ दुकानदारों ने सोमवार को नगर निगम का घेराव कर संवैधानिक अधिकारों की मांग की। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस एटक के बैनर तले हजारों दुकानदारों ने प्रदर्शन किया। घेराव का नेतृत्व संदीप कुमार वर्मा, विकास वर्मा, भाकपा राज्य सचिव महेंद्र पाठक और जिला सचिव अजय कुमार सिंह ने किया। दुकानदारों ने 2009 व 2014 में सांसद से पारित
कानून और झारखंड सरकार द्वारा 2017 में बनाए गए स्ट्रीट वेंडर एक्ट को लागू करने की मांग उठाई। रांची में आवारा कुत्तों की नसबंदी व टीकाकरण अभियान तेज, निगम ने चलाया विशेष कार्यक्रम। रांची शहर में आवारा कुत्तों की संख्या पर नियंत्रण और रेबीज जैसी बीमारियों की रोकथाम के लिए रांची नगर निगम ने नसबंदी एवं टीकाकरण अभियान को और तेज कर दिया है। इसी कड़ी में सोमवार को विशेष अभियान चलाया गया, जिसके तहत कुल 17 आवारा कुत्तों की शल्य चिकित्सा की गई। इसके अलावा वार्ड संख्या 15 से 4 नए कुत्तों को पकड़कर नसबंदी एवं टीकाकरण के लिए शेल्टर होम में भेजा गया। इस कार्यक्रम को निगम की अधिकृत एजेंसी होप एंड एनिमल ट्रस्ट द्वारा संचालित किया जा रहा। यहाँ विशेषज्ञ चिकित्सकों की देखरेख में कुत्तों का ऑपरेशन और वैक्सीनेशन किया जाता है। नसबंदी के बाद कुत्तों को स्वस्थ होने तक शेल्टर होम में रखा जाता है और फिर उसी क्षेत्र में छोड़ दिया जाता है। निगम ने स्पष्ट किया कि यह अभियान लगातार जारी रहेगा ताकि आवारा कुत्तों की संख्या पर नियंत्रण पाया जा सके और शहरवासियों को सुरक्षित वातावरण मिल सके। निगम ने नागरिकों से भी सहयोग की अपील की है। यदि किसी क्षेत्र में आवारा कुत्ते दिखे जाए तो उसकी जानकारी नगर निगम के टोल फ्री नंबर पर दी जा सकती है। सूर्या हांसदा हत्याकांड को लेकर आदिवासी संगठनों ने राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन। विभिन्न आदिवासी संगठनों ने सोमवार को राजभवन पहुंचकर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। इसमें आदिवासी नेता सूर्या हांसदा की 10 अगस्त को गोड्डा में हुई संदिग्ध मुठभेड़ में मौत की सीबीआई एवं न्यायिक जांच की मांग की है। संगठनों ने आरोप लगाया कि पुलिस ने इसे मुठभेड़ बताकर सच्चाई छिपाने की कोशिश की है, जबकि यह एक योजनाबद्ध हत्या है। मुख्य पाहन जगलाल पाहन ने कहा कि सूर्या हांसदा हमेशा आदिवासी समाज की आवाज़ उठाते थे। वे आदिवासी की शिक्षा, हक, अधिकार, भूमि सुरक्षा और युवाओं के भविष्य की लड़ाई लड़ा करते थे। उनके संघर्ष और बढ़ते जन समर्थन से घबराकर प्रशासन व प्रभावशाली तत्वों ने साजिश के तहत उन्हें मौत के घाट उतार दिया। ट्राइबल फर्स्ट की संयोजक आरती खुजूर ने कहा कि हांसदा की छवि एक सच्चे जननायक की थी। वहीं केंद्रीय सरना समिति अध्यक्ष बबलू मुंडा ने कहा कि यह लोकतंत्र पर हमला है, आदिवासी आवाज़ को दबाने का प्रयास किया गया। संगठनों ने मांग की कि दोषी पुलिस अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए, परिवार को सुरक्षा मिले, बच्चों की पढ़ाई व परिवार की आजीविका की जिम्मेदारी सरकार उठाए और पर्याप्त मुआवजा दिया जाए। मौके पर जगलाल पाहन, बबलू मुंडा, आरती खुजूर, संदीप उरांव, रवि मुंडा, रितेश उरांव समेत कई सामाजिक कार्यकर्ता शामिल थे। बिरहोर बच्चे के सांप काटने मामले में सीएम हेमंत सोरेन ने लिया संज्ञान। डीसी को बेहतर इलाज के दिए निर्देश। कोडरमा जिला के डोमचांच प्रखंड अंतर्गत नवलशाही निवासी 12 वर्षीय दीपक बिरहोर पिछले दिनों एक जहरीले सांप काटने से जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा था। यह सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिस पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने संज्ञान लेते हुए कोडरमा डीसी को उक्त बिरहोर बालक के स्वास्थ्य पर तत्काल संज्ञान लेने एवं हर संभव मदद पहुंचाने का निर्देश दिया। सीएम हेमंत सोरेन के ट्वीट के बाद जिला प्रशासन हरकत में आई और उपायुक्त ने डोमचांच पीडीओ और सीओ को निर्देश देते हुए पीड़ित परिवार से मिलने को कहा, जिसके बाद रविवार की देर रात डोमचांच के बीडीओ व सीओ पीड़ित बिरहोर के घर पहुंचे और पीड़ित बच्चे दीपक बिरहोर के स्वास्थ्य की जानकारी ली। इसके बाद त्वरित कार्रवाई करते हुए पीड़ित को एम्बुलेंस के माध्यम से सदर अस्पताल कोडरमा पहुंचाया, जहां बच्चे का इलाज किया जा रहा। इधर कोडरमा उपायुक्त ने सोशल मीडिया के माध्यम से बताया कि मामला संज्ञान में आने के बाद जिला प्रशासन द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए पीड़ित बिरहोर बच्चे को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। राज्यपाल से पश्चिम बंगाल के गवर्नर व सीएम से मिले टाटा स्टील के चीफ रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव। पश्चिम बंगाल के गवर्नर डॉक्टर सीबी आनंद बोस सोमवार को रांची पहुंचे। इसके बाद उन्होंने राजभवन में झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से मुलाकात की। राजभवन ने इसे शिष्टाचार भेंट वार्ता बताया। वहीं कांके स्थित सीएम आवास में टाटा स्टील के चीफ रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव संजय मोहन श्रीवास्तव ने सीएम हेमंत सोरेन से मुलाकात की। मुख्यमंत्री से यह उनकी शिष्टाचार भेंट थी। धनबाद में नियम तोड़ने वाले टोटो ऑटो चालक पर कार्रवाई, 50 वाहन जब्त। धनबाद शहर के रांगाटांड़ श्रमिक चौक से बैंक मोड़ तक लगने वाले जाम से निजात दिलाने को लेकर जिला प्रशासन सक्रिय हो गया। गया पुल अंडरपास सड़क की मरम्मत की जा रही। वहीं दूसरी ओर श्रमिक चौक मुख्य सड़क पर नियम तोड़कर पार्किंग करने वाले टोटो व ऑटो चालकों के खिलाफ
ट्रैफिक पुलिस ने सोमवार को विशेष अभियान चलाया। इस अभियान के दौरान 50 से अधिक टोटो ऑटो जब्त किए गए। चालकों पर जुर्माना भी लगाया गया। ट्रैफिक डीएसपी अरविंद कुमार सिंह ने बताया कि श्रमिक चौक के दोनों ओर टोटो ऑटो के अल्प ठहराव के लिए सर्विस लेन बनाई गई है। नियमों के अनुसार सभी वाहनों को इसी लेन से होकर गुजरना है, लेकिन कई चालक मुख्य सड़क पर वाहन खड़ा कर सवारी चढ़ाते उतारते हैं, जिससे जाम लगता है। इसे देखते हुए श्रमिक चौक से बैंक मोड़ बिरसा मुंडा चौक तक अभियान चलाया गया। इस दौरान नाबालिग चालकों पर भी कार्रवाई की गई और जुर्माना वसूला गया। अभियान के दौरान टोटो ऑटो चालकों को सख्त हिदायत दी गई कि श्रमिक चौक आने पर उन्हें केवल सर्विस लेन का ही उपयोग करना होगा, ताकि मुख्य सड़क पर अव्यवस्था और जाम की स्थिति उत्पन्न न हो। ट्रैफिक डीएसपी ने कहा कि आगे भी यह अभियान जारी रहेगा। बोकारो में डीएमएफटी घोटाला, बाबूलाल मरांडी ने सीएम के संलिप्त होने का लगाया आरोप, सीबीआई जांच की मांग। बोकारो में डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट यानी डीएमएफटी के फंड में हुई कथित रूप से गड़बड़ी का मामला तूल पकड़ने लगा है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने इसे गंभीर बताते हुए राज्य के मुख्यमंत्री की इसमें संलिप्तता का आरोप लगाते हुए सीबीआई जांच की मांग की है। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में मीडिया कर्मियों के समक्ष इस गड़बड़ी का उद्भेदन करते हुए बाबूलाल मरांडी ने कहा कि इतनी बड़ी वित्तीय गड़बड़ी हो और मुख्यमंत्री के संज्ञान में ना हो, या तो हो ही नहीं सकता। उन्होंने कहा कि अधिकारियों और मुख्यमंत्री की मिली भगत से इतना बड़ा घोटाला हुआ है, जिसमें निश्चित रूप से इस लूट का पैसा सीएम की तिजोरी में गया होगा। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने डीएमएफटी फंड को एटीएम समझ लिया और अधिकारियों के जरिए वह पैसा निकालवाते रहे। उन्होंने कहा कि यह गरीबों का पैसा है, बच्चों का पैसा है, जिसे भ्रष्ट अधिकारियों से मिलकर मुख्यमंत्री ने लूटने का काम किया है। इसलिए हम मांग करते हैं कि इसकी जांच सीबीआई से कराई जाए, तभी पूरे मामले का उद्भेदन हो सकेगा। भारतीय जनता पार्टी ने इस घोटाले की जांच सीबीआई से कराने को लेकर सदन से लेकर सड़क तक आंदोलन करने का निर्णय लिया है। यूरिया की किल्लत ने बढ़ाई किसानों की परेशानी, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति में व्यस्त है नेता। झारखंड में इस वर्ष हुई अच्छी मानसूनी बारिश के बावजूद राज्य के किसानों के चेहरे से मुस्कुराहट गायब है। रांची के चापाटोली बस्ती के रहने वाले किसान शंकर तिग्गा की जो समस्या है वह राज्य के लगभग हर किसान की है। वह बताते हैं कि खरीफ फसल के शुरुआती दिनों से ही यूरिया की किल्लत का खामियाजा भुगत रहे हैं। बाजार से तब उन्हें 12 रुपये किलो यूरिया खरीदना पड़ा था। शंकर महतो कहते हैं कि अब तो यूरिया मिल ही नहीं रहा। उन्होंने बताया कि धान की फसल के साथ साथ सब्जियों की खेती में भी यूरिया के साथ साथ अन्य उर्वरक की भी जरूरत पड़ती है, लेकिन उर्वरक या तो मिल ही नहीं रहा या फिर ऊंची कीमत पर इसकी ब्लैक मार्केटिंग की जा रही। राज्य की कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की भी मानती है कि राज्य के किसानों को यूरिया को लेकर परेशानी है। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने राज्य में यूरिया की कमी का ठीकरा केंद्र की मोदी सरकार पर फोड़ा है। वह कहती है कि राज्य में इस वर्ष हुई अच्छी मानसूनी बारिश की वजह से बड़े भूभाग पर धन रोपनी हुई है। जाहिर सी बात है कि जब खरीफ फसलों का आच्छादन का दायरा बढ़ा तो यूरिया की उर्वरक की मांगे भी बढ़ी है। रांची के पूजा पंडालों को बिजली कनेक्शन लेना होगा अनिवार्य, डीसी मंजुनाथ भजंत्री ने जारी किया निर्देश। रांची में पूजा पंडालों की तैयारियां जोर शोर से चल रही। इस बीच रांची डीसी ने पूजा पंडालों को बिजली का कनेक्शन लेना अब अनिवार्य कर दिया है। अनअधिकृत रूप से बिजली जलाने वालों पर अब बड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये निर्देश रांची डीसी मंजुनाथ भजंत्री ने दिए हैं। उन्होंने पंडालों में बिजली के तार की जांच कराने व अनअधिकृत कनेक्शन लेने वालों के खिलाफ विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया है। आपको बता दें कि रांची में लगभग 200 से अधिक पंडाल बनाए जाते हैं। इनमें काफ़ी कम संख्या में बिजली के वैध कनेक्शन लिए जाते हैं। हालांकि सभी पंडालों के लिए अस्थायी कनेक्शन लेना अब अनिवार्य है। प्रशासन के अनुसार दुर्गा पूजा में काफ़ी संख्या में लोग पंडालों में जाते हैं और सभी सुरक्षित रहे इसके लिए एहतियात बरते जा रहे हैं। कई बार कम गुणवत्ता वाले बिजली के तार, अवैध कनेक्शन और अन्य कारणों से बड़ी घटना होने की आशंका रहती है। इन्हीं कारणों से सभी पूजा पंडालों को वैध रूप से कनेक्शन लेने को कहा गया है। वहीं अधिकारियों को इसकी जांच के लिए भी कहा गया है। मैट्रिक और इंटर परीक्षा में अब पैन नंबर होगा अनिवार्य, फर्जीवाड़ा रोकने के लिए जैक का बड़ा कदम। झारखंड में अब मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षाओं के लिए छात्रों को परमानेंट एजुकेशन नंबर
पेन लेना अनिवार्य कर दिया गया है। झारखंड अधिविद्य परिषद जैक ने इस संबंध में सभी स्कूलों को निर्देश दे दिया है। यह निर्णय फर्जी छात्रों के रजिस्ट्रेशन को रोकने और शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता लाने के लिए किया गया है। यह नंबर सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले हर छात्र को आवंटित किया जाने वाला एक विशेष नंबर है और अब स्कूल से जुड़े हर काम के लिए इस नंबर का उपयोग करना आवश्यक होगा, चाहे वह परीक्षा का आवेदन ही हो, टीसी लेना हो या किसी सरकारी योजना का लाभ। झारखंड सरकार की इस पहल से फर्जी छात्रों के रजिस्ट्रेशन पर रोक लग सकेगी। पहले ऐसा होता था कि स्कूल छोड़ने वाले छात्रों का पता नहीं लग पाता था, लेकिन अब इस नंबर के जरिए सरकार छात्रों का पूरा डेटा एक ही जगह पर स्टोर कर पाएगी। इस नंबर के जरिए अब सरकारी योजनाओं का लाभ सही और जरूरतमंद छात्रों को मिलने में आसानी होगी। इस नियम को सत्र 2025-27 से लागू कर दिया जाएगा, यानी 2026 में होने वाले मैट्रिक और इंटर की परीक्षा के लिए आवेदन करते समय छात्रों को अपना पैन नंबर भरना अनिवार्य होगा। जिला शिक्षा पदाधिकारी अभिषेक झा ने भी सभी संबंधित स्कूलों को इस संबंधित आवश्यक निर्देश जारी कर दिए हैं। फ्लाईओवर बनने के बाद भी रांची में जाम की समस्या जस के तस, आमजन परेशान। रांची में ट्रैफिक जाम की समस्या अब दैनिक संकट बन चुकी है। शहर के प्रमुख चौकों और सड़कों पर हर दिन घंटों लंबा जाम लगा रहा, जिससे आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। दोपहर 12 बजे से लेकर शाम तक कई मुख्य सड़कों पर जाम लगना आम बात हो गई है। स्थिति ऐसी है कि चाहे कम दूरी हो या ज़्यादा, लोगों को कहीं भी समय पर पहुंचने के लिए कम से कम 1 घंटे पहले घर से निकलना पड़ता है। राजधानी में सबसे ज़्यादा प्रभावित इलाके फिराया लाल चौक, सरजना चौक, लालपुर चौक, कचहरी रोड, रातू रोड और किशोरगंज चौक है। इन इलाकों में रोजाना जाम लगता है, जिसकी वजह से सड़कों पर वाहनों की लंबी कतार लग जाती है। फ्लाईओवर और एलिवेटेड कॉरिडोर बनने के बावजूद जाम की समस्या जस की तस बनी हुई है। जाम की समस्या के कारण राहगीरों, छात्रों और मरीजों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बच्चे समय पर स्कूल नहीं पहुंच पाते हैं, वहीं जाम के कारण एम्बुलेंस समय पर अस्पताल नहीं पहुंचा पा रही है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से ट्रैफिक प्रबंधन को लेकर सख्त और कारगर कदम उठाने की मांग की है। लोगों का कहना है कि अगर समय रहते उपाय नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में रांची में आवागमन और भी दुश्वार हो जाएगा। बाबूलाल मरांडी का सूर्या हांसदा इनकाउंटर और रिम्स 2 को लेकर सरकार पर हमला, बोले बीजेपी करेगी 11 सितंबर को प्रदर्शन। 11 सितंबर को बीजेपी सूर्या हांसदा इनकाउंटर केस को लेकर राज्य के सभी प्रखंड मुख्यालय में प्रदर्शन करेगी। यह बात बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने प्रदेश कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कही। बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाते हुए कहा कि संथाल क्षेत्र में एक सामाजिक कार्यकर्ता और खनन माफिया के खिलाफ मजबूत आवाज के रूप में उभर रहे सूर्या हांसदा का इनकाउंटर नहीं हुआ, बल्कि सरकार के इशारे पर हत्या कराई गई। कई तथ्यों का हवाला देते हुए बाबूलाल मरांडी ने कहा कि पुलिस जिस जगह पर सूर्या हांसदा इनकाउंटर की बात कर रही, वहां खून का एक धब्बा तक नहीं मिला। यह क्या दर्शाता है? बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि झारखंड में खनन की लूट चल रही, क्योंकि सरकार मौन है और खनिजों को लूटा जा रहा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि सूर्या हांसदा इन मुद्दों पर मुखर होकर बोलते थे, जिसकी वजह से सूर्या हांसदा की हत्या हुई है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि बीजेपी ने पहले भी इस मुद्दे को सदन में उठाया था, लेकिन अब इस मुद्दे को सड़क पर उठाया जाएगा। बाबूलाल मरांडी ने कांके नगरी में प्रस्तावित रिम्स 2 का मुद्दा उठाते हुए कहा कि नगरी जमीन अधिग्रहण का वहां के रैयत लंबे समय से विरोध कर रहे हैं, लेकिन सरकार उसी जमीन पर रिम्स 2 बनाना चाहती है। बीजेपी नेता ने बताया कि हाल ही की घटनाओं से साफ नजर आ रहा है कि आदिवासियों के विरोध के बावजूद सरकार जमीन अधिग्रहण पर तुली हुई है। इन दोनों मुद्दों के विरोध में 11 सितंबर 2025 को सभी प्रखंड मुख्यालय पर बीजेपी नेता प्रदर्शन करेंगे और राज्यपाल के नाम का ज्ञापन बीडीओ को सौंपेंगे। प्रॉपर्टी टैक्स वसूली को सशक्त करने के लिए बनेगा मोबाइल ऐप। राज्य सरकार ने नगर निकायों को अपने आंतरिक संसाधनों से राजस्व बढ़ाने पर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया है। विभागीय सचिव सुनील कुमार ने नगर निकायों को अब तकनीकी आधारित प्रणाली का इस्तेमाल करते हुए प्रॉपर्टी टैक्स वसूली को सशक्त बनाने का निर्देश दिया है। इसके लिए विभागीय स्तर पर विशेष मोबाइल ऐप तैयार किया जा रहा है। वर्तमान में नगर निकायों के पास उपलब्ध संपत्ति संबंधी आंकड़े काफी पुराने और अपूर्ण है। निकायों में नए भवन, कार्यालय, मॉल और अन्य परिसंपत्तियों का निर्माण हुआ है, लेकिन उसका डाटा निकायों ने अब तक अपडेट नहीं किया है। नए संपत्तियों का आकलन कर प्रस्तावित ऐप में दर्ज करने पर निकायों को प्रॉपर्टी टैक्स से होने वाली
आय दोगुनी तक हो सकती है। सचिव ने नगर निकायों को राज्य एवं केंद्र सरकार के कार्यालयों से संपर्क कर उनके पास लंबित प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली करने का निर्देश दिया है। कहा कि बकाया वसूली में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सचिव ने निकायों को आंतरिक संसाधनों के प्रभावी और व्यवस्थित उपयोग का भी निर्देश दिया। कहा है कि इससे न केवल राजस्व में उल्लेखनीय वृद्धि होगी बल्कि शहरी सेवाओं की गुणवत्ता भी बेहतर होगी। गिरिडीह के झारखंड धाम के पास नदी में मिला शव। लखीसराय का रहने वाला था व्यक्ति। गिरिडीह जिले के हिरोडी थाना क्षेत्र में झारखंड धाम के बड़ा बजरंग बली के पीछे नदी से एक व्यक्ति का शव मिला है। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को बाहर निकलवाया। शव की पहचान 58 वर्षीय सुरेश कुमार वर्मा के रूप में हुई है। वह बिहार के लखीसराय जिले के गैरवा गांव का रहने वाला था। जानकारी के मुताबिक सुरेश कुमार वर्मा 7 सितंबर को तड़के 3 बजे झारखंड धाम में पूजा के लिए स्कॉर्पियो से पहुंचा था। सोमवार को उनका शव नदी में तैरता हुआ देखा गया। स्थानीय लोगों की मदद से शव को निकाला गया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट